केवीबी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर एक सौहार्दपूर्ण मुलाकात देखने को मिली। दोनों नेताओं ने पहले मुस्कुराकर एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फिर कुछ देर तक बातचीत भी की। ये मुलाकात संसद परिसर के प्रेरणा स्थल पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद हुई, जहां देश के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस दौरान दोनों के बीच हल्के फुल्के माहौल में बातचीत हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी से उनकी मां सोनिया गांधी के स्वास्थ्य के बारे में भी हालचाल पूछा। राजनीतिक तौर पर अक्सर एक दूसरे के विरोध में नजर आने वाले इन दोनों नेताओं की ये मुलाकात सौहार्द और लोकतांत्रिक मर्यादा का प्रतीक मानी जा रही है, खासकर ऐसे समय में जब देश में चुनावी माहौल गर्म है। पश्चिम बंगाल चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य की जनता पार्टी के अहंकार को चकनाचूर कर देगी। उन्होंने रैलियों में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और भय के माहौल को बड़ा मुद्दा बताते हुए बदलाव का आह्वान किया और दावा किया कि बंगाल में इस बार जनता निर्णायक फैसला लेगी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए बीजेपी को बंगाल विरोधी बताया और लोगों से अपील की कि वे इस पार्टी को राज्य में जगह न दें। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बाहर के लोगों को लाकर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और समाज में विभाजन पैदा कर रही है। मणिपुर के उखरुल जिले में जारी हिंसा के बीच एक दुखद घटना सामने आई है, जहां पश्चिम बंगाल के रहने वाले बीएसएफ जवान की गोली लगने से मौत हो गई। जवान 170वीं बटालियन के साथ पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात थे, तभी दो सशस्त्र समूहों के बीच हुई फायरिंग की चपेट में आ गए और उन्हें गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ये फायरिंग कुकी जो और नगांव से जुड़े स्थानीय समूहों के बीच झड़प के दौरान हुई, जिसमें जवान क्रॉसफायर का शिकार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर को लेकर वार्ता का दूसरा दौर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शुरू हो गया है, जो करीब 47 साल बाद दोनों देशों के बीच आमने सामने बातचीत का अहम चरण माना जा रहा है। ये बातचीत 2026 के हालिया संघर्ष को खत्म करने और अस्थायी युद्धविराम को स्थायी शांति में बदलने के उद्देश्य से हो रही है। इस दौर में ईरान ने अपनी प्रमुख शर्तें स्पष्ट कर दी हैं, जिनमें सबसे अहम मांग लेबनान पर जारी हमलों को तुरंत रोकना है। इसके अलावा ईरान ने अपने जमे हुए अरबों डॉलर के फंड को रिलीज करने और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की बात रखी है। हालांकि वार्ता के सामने बड़ी चुनौतियां भी हैं। लेबनान में जारी हमलों को लेकर मतभेद गहराए हुए हैं, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी इसे सीज़फायर के दायरे से बाहर मानते हैं, जबकि ईरान इसे समझौते का हिस्सा बता रहा है। इसी वजह से बातचीत का माहौल काफी संवेदनशील बना हुआ है। ये बातचीत ऐसे समय हो रही है जब मध्य पूर्व में हालात अभी भी नाजुक हैं और हालिया संघर्ष के कारण क्षेत्रीय स्थिरता, तेल आपूर्ति और वैश्विक राजनीति पर असर पड़ा है। ऐसे में ये वार्ता दोनों देशों के रिश्तों और पूरे क्षेत्र की शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आर्टेमिस 2 मिशन में इतिहास रचते हुए 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा का चक्कर लगाकर सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। ये मिशन लगभग 10 दिनों तक चला और इसमें अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरकर करीब 11 लाख किलोमीटर यानी लगभग 6.95 लाख मील का लंबा सफर तय किया। मिशन का समापन प्रशांत महासागर में सफल स्प्लैशडाउन के साथ हुआ, जहां स्पेसक्राफ्ट ने अत्यधिक गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद सुरक्षित उतरकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ये मिशन खास इसलिए भी रहा क्योंकि 1972 के बाद पहली बार इंसानों ने चंद्रमा के पास जाकर वापसी की है। नासा के लिए ये भविष्य के चंद्र मिशनों, खासतौर पर मानव को चंद्रमा पर उतारने की योजना की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वापसी के बाद सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। हालांकि लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहने के कारण उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ढलने में थोड़ी दिक्कत हुई। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती खबरों में हार्ट अटैक और गंभीर स्थिति की बात कही गई थी, लेकिन उनकी पोती जनाई भोसले ने स्पष्ट किया कि उन्हें अत्यधिक थकान और छाती में संक्रमण यानी चेस्ट इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनका इलाज जारी है और परिवार ने उनकी प्राइवेसी बनाए रखने की अपील की है।
साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म जननायकन ऑनलाइन लीक हो गई है, जिससे फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पहले फिल्म के कुछ सीन और क्लिप्स इंटरनेट पर सामने आए, लेकिन बाद में पूरी फिल्म ही HD क्वालिटी में पायरेटेड साइट्स पर उपलब्ध हो गई। फिल्म की एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने इस घटना पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि ये पूरी टीम की मेहनत के साथ अन्याय है। उन्होंने फैंस से अपील की कि वे फिल्म को सही तरीके से थिएटर में देखें और पायरेसी को बढ़ावा न दें। फिल्म के मेकर्स ने भी सख्त रुख अख्तियार करते हुए चेतावनी दी है कि जो भी लोग फिल्म को लीक करने या शेयर करने में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। ये मुलाकात संघ मुख्यालय में हुई, जिसे एक शिष्टाचार भेंट माना जा रहा है। इसके बाद रणवीर सिंह ने रेशम बाग स्थित स्मृति मंदिर जाकर RSS के संस्थापक KB हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने संघ की गतिविधियों और सेवा कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। हालांकि मुलाकात के एजेंडे को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। देहरादून में बीटेक छात्र दिव्यांशु जाटराणा की हत्या के मामले में पुलिस ने सख्त कार्यवाही करते हुए आरोपियों की सार्वजनिक परेड निकाली। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को करीब 4 किलोमीटर तक पैदल घुमाया, जहां वे लंगड़ाते हुए नजर आए और बार बार अपनी गलती स्वीकार करते हुए बोले कि गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे। इस दौरान पुलिस ने सख्त संदेश दिया कि कानून हाथ में लेने वालों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर निवासी दिव्यांशु जाटराणा की कुछ छात्रों द्वारा पीटकर मौत हो गई थी, जिसके बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया था और लोगों ने आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की थी। दिल्ली से देहरादून को जोड़ने वाला दिल्ली दून एक्सप्रेसवे अपने अनोखे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की वजह से खास चर्चा में चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर लगभग 12 से 14 किलोमीटर लंबा एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है, जो राजाजी नेशनल पार्क के संवेदनशील क्षेत्र से गुजरता है। इस कॉरिडोर में सड़क को ऊंचाई पर बनाया गया है ताकि नीचे जंगल का प्राकृतिक रास्ता बना रहे और हाथी, हिरण, बाघ जैसे जानवर बिना किसी बाधा के आसानी से गुजर सकें। इस कॉरिडोर की खास बात यह है कि यहाँ नॉइज बैरियर और लाइट कंट्रोल सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे वाहनों की आवाज और हेडलाइट्स का असर जानवरों पर कम पड़े। साथ ही कई अंडरपास और टनल भी बनाए गए हैं ताकि अलग अलग आकार के जानवर सुरक्षित तरीके से पार कर सकें। ये परियोजना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संरक्षण का बेहतरीन उदाहरण मानी जा रही है, जहाँ तेज रफ्तार सड़क के साथ साथ वन्य जीवों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। उत्तराखंड से जुड़े आतंकी रेहान मीर के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें हथियारों की तस्करी का एक लंबा नेटवर्क सामने आया है। जांच में पता चला कि जम्मू कश्मीर के शोपियन निवासी आतंकी सहयोगी रेहान मीर अल बद्र से जुड़ा ओवरग्राउंड वर्कर को उत्तराखंड के हथियार तस्करों द्वारा कई बार अवैध हथियार सप्लाई किए गए थे। इसके बदले करीब 7 लाख रुपए का लेन देन भी सामने आया है, जिससे संकेत मिलता है कि एक से ज्यादा बार हथियार भेजे गए। पुलिस ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास राइफल, पिस्टल, रिवॉल्वर और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये गिरोह उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैले इंटरस्टेट नेटवर्क के जरिए हथियारों की सप्लाई करता था। जांच एजेंसियों को शक है कि ये केवल एक छोटा हिस्सा है और इसके पीछे बड़ा आतंकी फंडिंग और सप्लाई नेटवर्क सक्रिय है, जिसकी भनक लंबे समय तक सुरक्षा एजेंसियों को नहीं लग सकी। अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए इस सीजन की अपनी तीसरी जीत दर्ज की। टीम ने 220 रन के बड़े लक्ष्य को सिर्फ 18.5 ओवर में हासिल कर लिया और 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया। प्रियांश आर्या 57 रन, प्रभ सिमरन सिंह 51 रन और कप्तान श्रेयस अय्यर नाबाद 69 रन ने शानदार अर्धशतकीय पारियां खेली, जिससे टीम ने आसान जीत दर्ज की। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। उन्होंने सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 कुनलावुत वितिदर्शन को कड़े मुकाबले में 10-21, 21-19, 21-17 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ आयुष शेट्टी न सिर्फ फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने, बल्कि लगभग 60 साल बाद किसी भारतीय पुरुष खिलाड़ी ने इस टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स फाइनल में जगह बनाई है। उनका ये प्रदर्शन भारतीय बैडमिंटन के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में कई शीर्ष खिलाड़ियों को हराकर अपनी प्रतिभा का दम दिखाया है।
पूरे भारत में मौसम ज्यादातर धूप भरा और गर्म भरा रहेगा, जहां औसत अधिकतम तापमान 36-37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उत्तर भारत जैसे हापुड़, दिल्ली और राजस्थान में तेज धूप के साथ 35-37 डिग्री अधिकतम तथा 24-26 डिग्री न्यूनतम तापमान बिना किसी बारिश के रहेगा। जबकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर भारी से मध्यम वर्षा, गरज चमक और तेज हवाएं अनुमानित हैं। उत्तर पूर्वी राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम में व्यापक हल्की से मध्यम बारिश और तूफान संभव हैं। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। वहीं मध्य और पूर्वी भारत में गर्मी बढ़ेगी और तापमान में वृद्धि होगी। IMD के अनुसार पूर्व मानसून गतिविधियां सक्रिय हैं। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।